हेलो। 10th क्लास। आज हम साइंस के चैप्टर पहले में ही जो हमने करा दिया था उससे आगे हम पढ़ाते हैं, जिसमें आपका आगे का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इससे पहले आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं को समझा दिया गया है। अब उसके बाद में अगला जो टॉपिक है 10th क्लास की साइंस में, रासायनिक समीकरण। अब हम आपको समझाते हैं, आराम से समझना। वीडियो को आराम आराम से पॉज कर करके कॉपी में डेफिनेशंस, अब परिभाषाओं को लिख लिख कर अपनी फेयर कॉपी बनाते चलना और साथ में ही समझते चलना। रासायनिक समीकरण जैसे आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे क्लियर। रासायनिक समीकरण होते क्या हैं पहले वो बताती है, तो इसको समझने के लिए बुक से पहले मेरी बात सुने। तो जिस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किसी एक पदार्थ से एक नया पदार्थ बनना जिसका भौतिक स्वरूप पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका विवरण या उसके बारे में बोलना मौखिक रूप से क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और लिखित रूप से भी उसको लिख कर बताना काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए इसको एक छोटे रूप में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? एक छोटे रूप में। और जो छोटे रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हो। कैसे? जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनका विवरण बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इन्हें संक्षिप्त मतलब एक छोटे रूप में लिखा जाता है। इस छोटे रूप को या संक्षिप्त रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप लोगों को बुक में देखो क्या कह रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया बताई थी तो आपको एक रिएक्शन बताई थी, मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी। क्या बताया था कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम पदार्थ को जब जलाया जाता है, जलता है तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक नया पदार्थ क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या अगर इसको मुंह से बोलना या फिर आपको एक परिभाषा के रूप में लिखना, क्या हो जाता है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण क्या बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे संक्षिप्त इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना कैसा होता है, सरल होता है, आसान होता है। ठीक है ना। या ऊपर दी गई अभिक्रिया जो मैंने अभी बताई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के लिए, तो आगे ऊपर अभिक्रिया लिख दे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये जो एक राइट एरो का निशान लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला बीच में राइट एरो का जो निशान लगा हुआ है, ये बता रहा है कि यहाँ से आगे इन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है। तो क्या बन रहा है आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैं आप लोगों को पहले ही बताया मैग्नीशियम के लिए हम Mg का प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है इसका सूत्र होता है। और ऑक्सीजन के लिए आप लोगों को क्या पता, O2 होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्या होता है आप लोगों को पता है, MgO। अब इस संपूर्ण अभिक्रिया को आप चाहो तो किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो मैं आपको लैंडस्केप में बता रहा हूँ। देखो Mg प्लस O2 एरो MgO। अभी आप लोग इसमें कुछ चीज़ों में एरर है, वो क्या एरर है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको इस सूत्रों को या फिर समीकरण को क्या संतुलित करना नहीं सिखाया जा रहा है। संतुलित करना इसलिए नहीं सिखाया जा रहा है क्योंकि आपके लिए चैप्टर की ये शुरुआत है। आगे एक टॉपिक आएगा समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, तब आपको वहाँ ये डिटेल में समझाया जाएगा कि ये संतुलित कैसे होते हैं। अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, शब्द समीकरण में अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मतलब तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या बोला यार, देखो यही बोला, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें बीच में तीर का निशान होता है। इस तीर के निशान के से अभिक्रिया को दो तरफ से बांटा जाता है, एक दाएं हाथ की तरफ और एक बाएं हाथ की तरफ, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। जब इस प्रकार से अभिक्रिया चलती है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो जो लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ की तरफ तीर से उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ का मतलब ये जो तीर है इसके इस साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड और ये वाले राइट हैंड साइड के होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी तत्व, जो भी पदार्थ, जो भी यौगिक लिए जाते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। बुक में देखो सामने आप लोगों को लिखा है
अभिकारक। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के उपरांत या क्रिया हो जाती है उसके बाद जो भी बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको उत्पादक कहा जाता है। तो अभिकारक और उत्पादक दो चीजों में आप समझ गए होंगे। तो यहाँ इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थों ने भाग लिया है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो क्या हो गए? अभिकारक हो गए। एग्जाम्पल में लिख सकते हो। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पादक हो गया। इन दोनों को जब मैग्नीशियम जब सॉरी जब अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं तो उनको प्लस के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, या अभिकारक हो चाहे उत्पादक हो, दो या दो से अधिक होते हैं तो उनको प्लस के द्वारा दिखाया जाता है। और दोनों अभिक्रिया हो रही हैं, इसके लिए हम तीर का निशान प्रयोग करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण का लिखना। तो अभी तक आपने केवल इतना समझा रासायनिक समीकरण होते क्या है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण को लिखा किस प्रकार से जाता है। तो रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए हम उनका रासायनिक नाम के द्वारा लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को लिखने के लिए एक संक्षिप्त रूप और होता है। वो संक्षिप्त रूप उनके शब्दों की जगह या उनके नामों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं? रासायनिक समीकरण रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे आप लोग सामने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, जैसे अभी जो मैंने अभिक्रिया आपको समझाई है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की, उसको सूत्र के द्वारा लिखा गया है, ये सामने देख लो। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg, ऑक्सीजन का O2। जो आप लोग डिस्प्ले पर जो बुक की जो टाइपिंग है आप लोग देख रहे होंगे, O2 इस प्रकार से लिखा है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है O2 ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो ये लिखा इस प्रकार से गया है किताब में, लेकिन आपको समझना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या हो गई? एक रासायनिक समीकरण का लिखना हो गया। किसके द्वारा? रासायनिक सूत्रों के द्वारा। आई बात समझ में? चलो अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इनका क्या महत्व है? इस प्रकार से क्यों लिखे जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था रासायनिक समीकरण, ये संतुलित, संतुलन क्यों जरूरी है उनका? तो देखो, आपको 9th क्लास में एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाया गया होगा। द्रव्यमान 9th क्लास में भी है और कुछ स्कूल्स की 8th क्लास में भी ये दिया गया है। और कुछ बच्चे जो उससे 9th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे उन्होंने ये सुना भी होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लें। एक संरक्षण का सिद्धांत होता है द्रव्यमान के संरक्षण का। वो इस प्रकार से है कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को हम नष्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, और ना ही उसका द्रव्यमान बढ़ा सकते हैं ना बना सकते हैं। बल्कि क्या होता है, हम द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमने एक कोई पत्थर का टुकड़ा लिया, अब उसको हम तोड़ के दूसरा पत्थर बना देंगे। अब दोनों पत्थरों को जब हम उनका द्रव्यमान मापें, कुछ कम होगा, वो कुछ कम क्यों होगा? टूट के चूरन बन के जो गिर गया, चूरा चूर्ण जो बन गया उसमें। ऐसा तो नहीं ले वो चूर्ण भी खत्म ही हो गया, किसी और रूप में ही सही, चूर्ण के रूप में ही सही, लेकिन है ना। तो द्रव्यमान क्या हमने खत्म नहीं किया, बल्कि वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया है, पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हम पदार्थ या अभिकारकों को लेते हैं, तो जब अभिकारकों से उत्पाद बनता है तो उनके द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन ऊष्मा के रूप में हो चाहे किसी अन्य रूप में हो, गैस के रूप में हो, उसको हमें संतुलित करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसको चेक करना, इसको जांचना ही समीकरण का संतुलन कहलाता है। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला रासायनिक समीकरण दिया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या दे रखा है? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया जिंक की रासायनिक अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से की जा रही है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमें मिल रहा है। अभी
आप लोगों को देखो इसमें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। जिंक का रासायनिक सूत्र नीचे दिया गया है, जिंक, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 साफ दिया है। H2SO4 ये फिर ध्यान से रखना किस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पर, H2SO4 इस प्रकार से, ठीक है। बुक में जिस प्रकार से प्रिंट है, एनसीईआरटी बुक्स हैं इसी प्रकार से सब में ज़्यादातर प्रिंट हो रखा है, तो आप इसको समझेंगे रासायनिक सूत्र। अब बात आती है रासायनिक सूत्र, एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं उनके रासायनिक सूत्रों को एक पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि आप याद कर लोगे। अभी जितने भी आ रहे हैं मैं आपको समझाता जा रहा हूँ और बताता भी जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। अब जिंक सल्फेट के लिए ये दे रखा है आप लोगों को, सॉरी ये सामने दे रखा है ZnSO4, जिंक सल्फेट 4 यहाँ पर भी नीचे वाला ये, ठीक है। ZnSO4 और हाइड्रोजन के लिए H2 दे रखा है, H2। अब इसमें हमें देखना है, संतुलित करना है, संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए उत्पाद और अभिकारकों को देखना पड़ता है, और उनमें क्या देखना पड़ता है हम लोगों को, वहाँ पर उनके परमाणुओं की संख्या को देखना पड़ता है कि दोनों समान है कि नहीं है। अगर समान नहीं है तो संतुलित नहीं है समीकरण, और दोनों में ही समान है तो संतुलित है। अब ये चेक करेंगे कैसे, देखो यहाँ चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले अभिकारकों को लेंगे फिर उत्पादकों को लेंगे। ये यहाँ पर हमारे अभिकारक है, तीर के दाईं तरफ बाईं तरफ के, और तीर के दाईं तरफ के उत्पाद हैं। इन दोनों को संतुलित किस प्रकार से, देखो टेबल देखते हैं पहले तो आप। टेबल में क्या करा गया है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक कौन कौन से हमारे पास, जिंक है, हाइड्रोजन है, एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन वाला है, ठीक है। ये हमारे पास तत्व दिए Zn, ये आप लोगों को टेबल में दिखाई दे रहा है, देखो जिंक, हाइड्रोजन, एस और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो जेड, जिंक के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कोई गुणा किसी संख्या का नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, जो आपको टेबल में दिखाई दे रही है सामने, LHS में ये दिख रही है सामने, बिल्कुल। अब H, H के साथ में आप लोगों को H के नीचे 2 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, जो हमने टेबल में क्या लिखी, 2। अब S सिंगल S है, S के साथ कुछ भी नहीं है, कोई गुणा या भाग या जो भी है नीचे कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब क्या, S के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, मतलब इसको जो यहाँ पर दे रखा है मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से O4 दे रखा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने परमाणुओं की संख्या दे रखी है, 4 दे रखी है ऑक्सीजन में, जो 4 यहाँ दर्शाई है। तो ये हमने किस तरफ के देखे, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या को चेक करा अभी केवल। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या चेक कर ली, अब हम देखेंगे उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। अब उत्पाद में फिर से देखो, जिंक हमने तत्व को लिख रखा है, जिंक का देखेंगे सबसे पहले, जिंक में कितने रखे हैं इधर राइट साइड में, जिंक भी सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु दे रखा है, तो जिंक का एक हो गया। अब दूसरा हाइड्रोजन, H2, देखो हाइड्रोजन गैस जो बन रही है H, इसमें H2 दे रखा है, 2 मतलब 2 परमाणुओं की संख्या दे रखी है, तो H में कितने परमाणुओं की संख्या, 2, जो कि टेबल में साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखो 2 दिख रहे हैं ना। अब बात आती है S की, S देखो राइट साइड में, ये देखो यहाँ पर S बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा S, इधर देख रहे हो, यहाँ पर S है, S पर कोई भी पावर या फिर कोई भी परमाणु की संख्या अलग से नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर S की परमाणु की संख्या 1 है, और O पर कितनी है, 4। तो आप इधर से मैच करके टेबल में देख पा रहे होंगे, पूरी टेबल में, इधर ये जिंक से है, सबका दोनों का जिंक में यहाँ एल में भी एक थी, और मतलब लेफ्ट साइड में भी 1 थी, राइट साइड में भी 1 है। एच में लेफ्ट साइड में भी 2 थी, राइट साइड में भी 2 है। एस में लेफ्ट साइड में भी 1 थी और राइट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन में लेफ्ट साइड में 4 थी, राइट साइड में भी 4 ही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों ही तरफ, दाएं और बाएं तरफ, मतलब अभिकारक और उत्पादक दोनों में ही क्या हो रहा है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बराबर हो रही है। बराबर होने पर क्या होता है, समीकरण संतुलित कहलाता है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। संतुलित समीकरण क्या है, उत्पाद और अभिकारक दोनों में ही परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक, अब एक और चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है Fe मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, जो लोहे का सूत्र होता है, ठीक है। और दूसरा H2SO4, एस सॉरी H2, H2 मतलब जल,
पानी, देखो आप साफ देगा H2O। अब पानी से थोड़ा सा लोहे को भिगो के रख दें, तो बताओ, सोचो आप लोग, पता होगा क्या होगा। व्यवहारिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है, मतलब जंग बन जाता है, मतलब पानी और लोहा मिलकर क्या बना देते हैं, जंग बना देते हैं। ठीक है, तो ये Fe3O4, क्या, Fe3O4, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो हमारे पास जंग का क्या सूत्र होता है, Fe3O4। आगे से आप सभी लोग इसको नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक। और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये बन रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं देखना है बन क्या रहा है, हमें ये देखना है फिलहाल ये संतुलित है या असंतुलित है। तो हम पहले लेफ्ट साइड, बाईं तरफ के देखेंगे। बाईं तरफ में क्या है, Fe और H, और साथ में क्या, O। तो Fe के लिए कितना है आप बताएंगे, 1। तो टेबल में आप क्लियर, सॉरी, टेबल में आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं, Fe के लिए यहाँ पर कितना दे रखा है, 1। और H के लिए H2, तो 2 मतलब H के कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन तो सिंगल अकेला है, तो ऑक्सीजन के लिए 1। समझ में आ गया है ना टेबल में, ये पूरा टेबल लेफ्ट साइड के लिए दे रखा है। अब राइट साइड के लिए क्या है हमारे पास, ये वाला टेबल है राइट साइड के लिए, ये वाला। राइट साइड के लिए देखो Fe, सबसे पहले Fe को देखें, क्योंकि टेबल में हमने तो पहला Fe लिया है। तो Fe के लिए कितना है बताओ जरा, Fe3 दे रखा है, Fe3O4। तो Fe3 मतलब F के लिए, आयरन के लिए, लोहे के लिए कितने परमाणु दे रखे हैं, 3। H के लिए 2, और O के लिए, ऑक्सीजन के लिए 4 दे रखे हैं। तो आपको टेबल में साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है, जहां हमने अभिकारक में Fe के लिए परमाणु की संख्या 1 थी, H के लिए 2 थी, और ऑक्सीजन O के लिए 1 थी, वहीं जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो परमाणुओं की संख्या अपने आप बढ़ गई। देखो सभी बड़ी नजर आ रही है। Fe में जहाँ Fe मतलब आयरन जहाँ 1 था, परमाणु की संख्या अब कितनी 3 हो गई। जहाँ H में 2 थी, 2 तो 2 रही, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गई, मतलब यहाँ बड़ी हुई नजर आ रही है, मतलब समान नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर समीकरण कैसा है, असंतुलित समीकरण है, संतुलित नहीं है। अब मेरे हिसाब से आपको ये अभिकारकों का, सॉरी, रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन और असंतुलन वाली बातें समझ में आ गई होंगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, आप इनको करके देखते रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझाते हैं आप लोगों को। जब रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे, ये Fe के साइड में S लिखा हुआ नजर आ रहा है, H2 के साइड में G नजर आ रहा है, Fe3O4 में फिर से S नजर आ रहा है ये, और H2G लिखा। इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम रसायन विज्ञान सीख रहे हैं तो हमें हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्यों लिखा जाता है। जी का मतलब यहाँ गैस से होता है, जी फॉर गैस, इंग्लिश में गैस मतलब गैसीय अवस्था में है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एल, यहाँ पे एल दिया नहीं लेकिन मैं बोल देता हूँ। देखो पहले एस का मतलब यहाँ सॉलिड से है, ये Fe सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस से, एस फॉर सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, लोहा ठोस होता है इसलिए एस का मतलब ठोस। दूसरा H2O, H2O यहाँ पर G दे रखा है, G मतलब गैस। अब वो पानी गैस का होता है, पानी की तरफ होता है, लेकिन इस अभिक्रिया को जब कराया गया है तो पानी को हमने भाप के रूप में लिया गया। भाप जो पानी की वाष्प जो होती है, उस वाष्प के रूप में जल को लिया गया है। पानी हमारे पास लिक्विड होता है, द्रव होता है, लेकिन इस अभिक्रिया को कराने के लिए पानी नहीं, पानी की वाष्प ली गई है। पानी लो या पानी की वाष्प लो, सूत्र तो H2O ही होता है। ठीक, और जंग जो होती है फिर से कैसी होती है, काई जंग जो होती है लोहे के पदार्थ पर लगी, वो भी ठोस ही होती है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिया गया, एस लिया गया, मतलब सॉलिड लिया गया है। और फिर से यहाँ H2 के लिए जो जी लिया गया, जी फॉर गैस के लिए लिया गया। तो आप इससे समझ रहे होंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्वों के स्थान में ब्रैकेट में जी, एल या एस जब लिया जाता है तो वो ठोस द्रव गैस के लिए लिया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थों में आप देखेंगे जब कुछ अभिक्रियाएं कराई जाती हैं तो वहां पर, जैसे अब ये ग्लूकोज के लिए देखो, अब ये जो अभिक्रिया दी है ग्लूकोज में यहाँ पर Ag लिखा है।
अब इस Ag का मतलब क्या हो गया? इस Ag का मतलब क्या है? जलीय। क्या होता है? जलीय होता है, लिक्विड वाला द्रव नहीं होता। जलीय मतलब जलीय पानी के जैसा होता, लेकिन पानी नहीं होता, पानी एकदम तरल होता है। जैसे शहद को ले लें आप, शहद कैसा होता है? तरल होता है, लेकिन पानी और शहद में बहुत अंतर होता है, इसमें श्यानता बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार के पदार्थ जो कि शहद की तरह होते हैं लेकिन पानी की तरह नहीं होते, गाढ़े होते हैं, वो Ag के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अगली बात समझ में? आशा करता हूँ आप लोग इस अभिक्रिया को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया में जो आप लोगों को CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली पहली 1.11 वाली अभिक्रिया सामने दिख रही है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दिखा रहा है, G4 गैस, और H2G ये भी किसको दिखा रहा है? गैस को दिखा रहा है। दो गैस, जिसमें से पहली CO का मतलब होता है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो उसके धुएं में से जो गैस की जो बदबू आती है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है जो पीते हैं ना, पर जो नहीं पीते उनको बदबू लगती है। तो जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है हमारे फेफड़ों के लिए। ठीक है। आगे हाइड्रोजन गैस, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो हमें CH3OH एक नाम का पदार्थ मिलता है, जो बुक में सामने आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर। इसे कहते हैं मेथेनॉल। क्या? मेथेनॉल कहते हैं, जो एक प्रकार की शराब होती है, एल्कोहल जिसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, एक प्रकार की शराब जैसा होता है, ये दारू ठेके वाली होती है वो नहीं, एल्कोहल होता है, इसमें शराब की मात्रा होती है। ठीक है। चलो, दूसरा आप लोगों के लिए रासायनिक अभिक्रिया 1.12, जिसमें CO2 दे रखा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कितना मात्रा में लिया जा रहा है वो नहीं बोला, 6 CO2, इसको संतुलित करके लिखा गया है। ठीक है। संतुलित करना अभी और समझाऊंगा मैं, संतुलित करना जब आपकी ऑफलाइन क्लास लगेंगी स्कूल में, तब इस इक्वेशन को मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। आप लोगों ने 9th क्लास में सुना होगा, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं, उसमें वो अपने लिए खाना तैयार करते हैं, ये वही समीकरण है। और उसी खाना बनाने की प्रक्रिया को इसमें दर्शाया गया है। कैसे? पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको वातावरण से लेकर, जल लेकर, और अपनी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, इन सब को मिला करके अपने लिए भोजन बनाती है। जो पौधों का जो भोजन होता है, इंसान का जो भी भोजन होता है, वो ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज एक पदार्थ होता है, उसके रूप में होता है। उसका फॉर्मूला आपको सामने दिखाई दे रहा है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, खाने का ही एक रूप होता है। ठीक है। पहला हमारा जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, टूटने के बाद वो ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो ये है। तो कार्बन डाइ इससे कहता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ये वाली अभिक्रिया। मैं गलत मार्क हो गया है, पर आप समझ लेना, ये वाली अभिक्रिया। ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 ग्लूकोज है। ठीक है। ग्लूकोज जो हमारे खाने से बनता है। चलो आगे बढ़े। अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपकी बुक में दी हैं 4 ही प्रकार की, लेकिन 4 से ज़्यादा होती हैं। एक्चुअल में 4 ही होती हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ थोड़े से अंतर के कारण और भी होती हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को मैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया भाई, तो लंबा हो गया, इसको मैं यही स्टॉप करता हूँ। अगले टॉपिक में ये वाले अगली वीडियो में ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है मुख्यतः। पहली आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरी होती है वियोजन, तीसरी विस्थापन,
चौथी द्विविस्तार। ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के अलावा कुछ और होती है, जिसमें से नाम है अवक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माशोषी, अपचयन, उपचयन, ये कुछ अलग प्रकार की। ये कैसे होती है समझाएंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए फिलहाल इतना। वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ चीज़ समझने में ना समझ में आ रही हो, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दें। और अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी वीडियो, तो शेयर करने पर जब आप लोग देखेंगे तो आप वीडियो में रेस्पॉन्स ज़रूर दे दिया करें ग्रुप में कि क्या है, कैसे है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। जब आप कोई रिस्पॉन्स दोगे तभी तो मैं बताऊंगा कि मतलब अपने में इम्प्रूवमेंट करूंगा कि हाँ ये मैंने गलत करा है, या फिर इसमें मेरी गलती है, या फिर इसको मुझे और अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। हाँ, आप लोग देख ले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो रिस्पॉन्स दें जिससे पता चले। ठीक है, आज के लिए इनफ। थैंक यू, धन्यवाद।